students, today we will discuss the next chapter in pharmaceutics 2, that is parenteral dosage form, या फिर अदर हम लोग इसको जो आपके बुक में जो चैप्टर है उसका नाम इसका दिया गया है स्टेराइल डोसेज फॉर्म। ये पेरेंटल डोसेज फॉर्म और स्टेराइल डोसेज फॉर्म ये सेम है, सेम मीनिंग है इसका। इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे वो मटेरियल है हमारा पेरेंटल डोसेज फॉर्म का, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये हमारा जो स्टेराइल डोसेज फॉर्म है इसमें हम लोग तीन हमारे टॉपिक्स है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है पेरेंटल डोसेज फॉर्म्स, कि व्हाट इज पेरेंटल डोसेज फॉर्म, इसकी इनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, एंड उसके बाद इसमें कैसे हम लोग इसको फॉर्मुलेट करते, कौन कौन से हमें इसमें एजेंट्स हैं जो हम लोग जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। टाइप्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हमारे पास रूट्स हैं इंजेक्शंस के। उसके बाद है हमारे पास इसमें टेस्टिंग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग आ जाती है, इसके मेथड्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसमें स्टेराइल डोसेज फॉर्म में एक अदर टॉपिक है वो है ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म। हम लोग फर्स्टली जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा पेरेंटल डोसेज फॉर्म। अब हमारे पास आप लोगों को पेरेंटल डोसेज फॉर्म आपने बहुत बार स्टडी कर चुके हो, सुना भी होगा कि व्हाट इज पेरेंटल डोसेज फॉर्म, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। जो पेरेंटल डोसेज फॉर्म है ये क्या, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग गिवन बाय अदर देन ओरल रूट, हम लोग ओरल रूट से नहीं देते, नॉट गिवन टू ओरल रूट। जिन प्रोडक्ट्स को हम लोग ओरल रूट से नहीं देते पेशेंट को, कोई अदर रूट से जो हम लोग मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम लोग पेशेंट्स को देंगे उनको हम लोग बोल देते हैं पेरेंटल प्रेपरेशंस। अब ये जैसे एग्जांपल इसमें ट्रांसफ्यूजन, फ्लूइड एंड इंजेक्शंस। जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स है और इंजेक्शंस है वो हम लोग क्या पेशेंट को ओरल रूट से नहीं देंगे। ओरल रूट से जो मेडिसिन है जैसे हमारे सिरप्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, हमारे पाउडर्स हैं, ये हम लोग ओरल रूट से लेते हैं। जो हम लोग अदर रूट से जो डोजेज फॉर्म देंगे जैसे ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड और इंजेक्शंस, इनको हम लोग अदर रूट से देते हैं पेशेंट को, वो हमारे हो जाते हैं पेरेंटल प्रेपरेशंस। अब इसमें हमारे पास जो हमारे इंजेक्शंस हैं, इंजेक्शंस आर स्टेराइल सोल्यूशन होने चाहिए, और सस्पेंशन ऑफ ड्रग, एक तो ये स्टेराइल सोल्यूशन होना चाहिए, सस्पेंशन ऑफ जो ड्रग है वो भी जो है एक्वस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। अब हम लोग इसमें जो हमारे इंजेक्शंस हैं वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में भी होते हैं और ऑयली व्हीकल में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट की बॉडी में बाय मींस ऑफ द इंजेक्टेबल नीडल्स के थ्रू अंडर द स्किन, वन लेयर या फिर वन और मोर लेयर ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स। पेरेंटल प्रेपरेशंस हमारी क्या होती हैं? इट इज डिफाइंड एज इंजेक्शंस आर स्टेराइल सॉल्यूशंस in aqueous or oily vehicles, sterile solutions और suspension of drug। ये हमारे sterile solution और suspension of drug होंगे in aqueous or oily vehicles meant for introduction into the body by means of injectable needle under through the one or more layer of the skin or mucous membranes, that is called parenteral preparations। जो पेरेंटल प्रेपरेशन है वो हमारी स्टेराइल डोसेज फॉर्म होनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो सस्पेंशन ऑफ ड्रग होता है ऑयली भी होगा और एक्वस फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जिनको हम लोग पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? हम लोग जो हमारी इंजेक्टेबल नीडल है, जो सिरिंजेस है, नीडल्स हैं, उनके हेल्प से हम लोग वो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से हम लोग इंजेक्शंस को बॉडी के
पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें जब इंजेक्ट करेंगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है, उसमें वन और मोर जो लेयर है हमारी स्किन की या फिर हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो ड्रग है वो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो हमारे पास इंजेक्शंस है, पेरेंटल प्रेपरेशंस है, वो क्या, उनमें क्या होना चाहिए? इट शुड बी स्टेराइल, isotonic, free from foreign particles, जो हमारे इंजेक्शंस हैं, पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं, एक तो वो स्टेराइल होनी चाहिए, आइसोटोनिक होनी चाहिए, जो फॉरेन पार्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और सेकंड है, दे शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू द सेम रूट विच दे इंटेंडेड। हम लोग इसमें वही रूट यूज करेंगे जो हमें उसकी प्रेपरेशन है, जो हमारे मेडिसिन है उसकी पैकिंग पे लिखा होगा। जैसे एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई ड्रग है, वो हम लोग पेरेंटल जो इंजेक्शंस हैं वो हमारे पास लिखा हुआ है कि हम लोग उसको IM रूट से देना है, तो हम लोग IM रूट से ही वो ड्रग देंगे, पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन, उसको हम लोग IV रूट से इंजेक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारे जो ऑयली प्रिपरेशंस हैं वो हम लोग मोस्टली जो है IV रूट से भी पेशेंट्स को देते हैं, तो वो हम लोग ड्रग्स क्या IM रूट से नहीं दे सकते। जो हमारे जो इंजेक्शंस की पैकिंग लेबल के ऊपर लिखा है कि हमने किस रूट से ये ड्रग देनी है, उस पर लिखा होता है पैकिंग पे IM या फिर IV। अगर दो लिखे हैं तो हम लोग इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावीनस भी दे सकते हैं ड्रग को। अगर सिर्फ ओनली इसमें IM लिखा है कि इंट्रामस्कुलर या फिर हमारे पास SC लिखा है सबकुटेनियस रूट से हम लोग देंगे, जो भी रूट उस पर मेंशन किया होगा हम लोग उसी रूट से पेशेंट को जो हमारे इंजेक्शन है, पेरेंटल प्रेपरेशन है, वो इंजेक्ट करेंगे। जैसे इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशन। फर्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस। हमारे जो पेरेंटल प्रेपरेशन है उसमें क्या क्या उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट वन है, एक तो ऑनसेट एक्शन इज ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विकली, कि जब हम लोग पेशेंट को पेरेंटल जो रूट से इंजेक्शंस की फॉर्म में मेडिसिन देते हैं तो वो उसका असर जल्दी हो जाता है, ऑनसेट उसका जो है हमें एक्शन मिलने लग जाता है ड्रग का, एज कंपैरिजन टू हमारे कैप्सूल टैबलेट्स की कंपैरिजन में। सेकंड है कि जो पेशेंट्स जिनको वॉमिटिंग हो जाती है या फिर अनकॉन्शियस स्टेज में है, जिनको होश नहीं है, जो कोमा में है या फिर जहाँ जिनको ओरल रूट से कोई मेडिसिन लेते टाइम वॉमिटिंग आने लग जाती है, उन पेशेंट्स को हम लोग क्या देते हैं, इंजेक्शंस पेरेंटल प्रेपरेशंस लगाते हैं कि जो उनकी मेडिसिन है वो प्रॉपरली मेडिसिन हम लोग उनको दे सके और उनका जो प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट एडमिनिस्ट्रेड ओरल रूट, जो ओल्ड पर्सन्स हैं या फिर जो छोटे इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, जो ओरल रूट से मेडिसिन नहीं ले सकते, टैबलेट कैप्सूल्स नहीं ले सकते, उनको हम लोग जो मेडिसिन है वो पेरेंटल प्रेपरेशन के थ्रू मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ जो है, इसका जो हमारे पास पेरेंटल प्रेपरेशंस है उनका प्रोलॉन्ग एक्शन होता है। जैसे टैबलेट का अगर 4 से 5 आवर्स तक अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, तो जो इंजेक्शंस है एज कंपैरिजन टू टैबलेट और कैप्सूल्स, उनका जो असर है, जो एक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस ड्रग का, वो लॉन्ग टाइम तक होगा, वो 8 आवर्स 10 आवर्स इतना जो उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक हमें हमारी बॉडी पे शो होगा।
अब इसमें जो हमारे पास ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स हैं या फिर हमारे जो अदर प्रेपरेशंस हैं, जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स हैं वो हम लोग देते हैं प्रेंटल प्रेपरेशन की फॉर्म में। प्रेंटल प्रेपरेशन के थ्रू ही हम लोग उनको यूज करते हैं। ये थे हमारे एडवांटेजेस। एक तो क्विक एक्शन हमें प्रोड्यूस होता है। जो पेशेंट्स वॉमिटिंग कर लेते, वॉमिटिंग आ जाती है जिनको टैबलेट लेने से, मेडिसिन लेने से, ओरल रूट से, या फिर जो अनकॉन्शियस स्टेज पर है उनको हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, प्रेंटल प्रेपरेशंस। जो पेशेंट्स मेडिसिन ओरल रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते उनको भी हम लोग प्रेंटल रूट से मेडिसिन देते हैं। ट्रांसफ्यूजन जो फ्लूइड्स है, जो 500 ml तक हमारी जो ड्रग्स है, जो सोल्यूशंस है, उनको हम लोग जो है प्रेंटल प्रेपरेशंस के थ्रू ही, इंजेक्शंस की फॉर्म में ही हम लोग मेडिसिन देते हैं। अब इसमें हमारा सेकंड आ जाता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास है, एक तो जिस साइड पे, जो हमारे बॉडी के जिस साइड पर जो इंजेक्शंस लगते हैं वहां पर हमारे पेन होता है, ये पेनफुल मेथड है। सेकंड है, अगर हम लोग ओवरडोज बाई चांस किसी पेशेंट को चली जाती है, इंजेक्शंस के थ्रू ओवरडोज लग जाती है, तो उससे जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। थर्ड हमारा जो डिसएडवांटेजेस है कि जो इसके लिए सिर्फ जो एक ट्रेंड पर्सन है वो ही हम लोग उसको ही हायर कर सकते हैं। जो अनट्रेंड पर्सन है, अगर वो गलत रूट से, गलत किसी वेन या आर्टरी में इंजेक्शंस लगा देता है तो पेशेंट उसमें फैटल हो सकता है। जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है, डेंजरस हो सकती है, रिस्की हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो अगर जो रॉन्ग रूट से हम लोग मेडिसिन दे, इंजेक्शन लग जाए रॉन्ग रूट पे, तो उसमें जो पेशेंट्स हैं उसकी जो डेथ भी हो सकती है, उसकी जो लाइफ है उसको सेव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें जो चांसेस ऑफ सेंसिटिविटी है, एलर्जिक रिएक्शंस है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ड्रग डायरेक्टली क्या ब्लड में जाती है हमारी, तो उससे जो अगर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है, सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और जो पेशेंट है वो डेंजरस जोन में भी जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेंटल प्रेपरेशन। नेक्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेंटल प्रेपरेशन, कि प्रेंटल प्रेपरेशन बनाते टाइम उसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, किन कंडीशंस है, किन रिक्वायरमेंट्स को हमें जो है ध्यान में रखना है, उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करना है। फर्स्ट है हमारा इसमें स्टेबिलिटी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें प्रेंटल डोसेज फॉर्म में, प्रेंटल प्रेपरेशन में जो हमारे ड्रग है वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होनी चाहिए। जो हमारी फिजिकली और केमिकली जो प्रेंटल प्रेपरेशन है वो स्टेबल होनी चाहिए। उसकी फिजिकली और केमिकली स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन ड्यूरिंग उसकी जो स्टोरेज करते हैं उस टाइम हम लोग उसकी फिजिकली और केमिकली जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करेंगे। फर्स्ट है स्टेबिलिटी में हमारे पास फिजिकल और केमिकली जो हमारी ड्रग है उसको हमें फिजिकली और केमिकली स्टेबल रखना है। वो हम लोग स्टेबल कैसे रखेंगे, उसको प्रॉपरली उसकी जो स्टोरेज है उसको मेंटेन करके हम लोग ड्रग को स्टेबिलिटी उसकी बनाए रखते हैं,
उसको मेंटेन करके रखते हैं। सेकंड है हमारा स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी में है कि जो हमारे पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं, पेरेंटल डोजेज फॉर्म है, वो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ जो ड्रग्स हैं, जो हमारे पेरेंटल डोजेज फॉर्म है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, वो फ्री होने चाहिए। हमारे पास जो लिक्विड है, सोल्यूशन है, जो डोजेज फॉर्म है, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कैसे रखेंगे? जो हमारी प्रेपरेशंस है उनको हम लोग फॉर्मुलेशन उनकी जो करेंगे वो असेप्टिक कंडीशंस में करेंगे। जो असेप्टिक एरिया है, असेप्टिक कंडीशंस है, असेप्टिक जो रूम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें जाकर इन डोजेज फॉर्म की प्रेपरेशन करेंगे, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे जो सोल्यूशन में जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है फ्री फ्रॉम पायरोजन। हमने जैसे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में भी चैप्टर डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग, उसमें स्टीराइल डोसेज फॉर्म थी, उसमें भी हमने पायरोजन का जो टेस्टिंग है, इसका टॉपिक है, वो डिस्कस किया था। अब है जो फ्री फ्रॉम पायरोजन, जो हमारी पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं वो पायरोजन से फ्री होनी चाहिए। उनमें जो पायरोजन्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, जिससे अगर जो पायरोजन प्रेजेंट होंगे तो हमारी जो ड्रग है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। इससे इसको चेक करने के लिए, पायरोजन को चेक करने के लिए हम लोग पायरोजन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग रैबिट 3 या 5 जो रैबिट्स रहते हैं, हेल्दी रैबिट, जिन पे हम लोग जो इंजेक्शन है वो अप्लाई करेंगे। अगर उसमें जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारे जो रैबिट्स हैं, तो मीन्स कि उसमें जो हमारी जो ड्रग है, हमारी प्रेपरेशन, उसमें पायरोजन प्रेजेंट होंगे। अगर नहीं हो रहा तो वो हमारा जो बैच है वो सक्सेसफुल है। हमें फ्री जो पायरोजन है उससे फ्री जो ड्रग है हमारे पेरेंटल डोजेज फॉर्म में वो ही यूज करनी है। अगर पायरोजन हो गई उनमें तो वो हमारे जो बॉडी है उसमें पेशेंट्स की बॉडी में जाकर इन्फेक्शन करेंगे, टेम्परेचर को राइज कर देंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्रेपरेशंस हैं उनको टेस्टिंग प्रॉपर करेंगे, पायरोजन टेस्ट करेंगे, जिसके बाद उसे हम लोग मार्केट में सेल करते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, अगर इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा हमारे प्रेपरेशन में, जैसे डस्ट, फाइबर्स, तो वो क्या करेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली उसका इफेक्ट शो नहीं होगा, जो हमारा जो बैच है वो डिटीरियोरेट हो जाएगा। इसलिए हमें जो प्रॉपरली जब इसकी मेंटेनेंस करने, ड्रग को प्रिपेयर करना है, तो हमें सेप्टिक कंडीशंस में ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें ये जो डस्ट है और जो फाइबर्स है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ है आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है आइसोटोनिक विद ब्लड, प्लाज्मा एंड बॉडी फ्लूइड, कि हमारी जो प्रेपरेशन है, सोल्यूशन है पेरेंटल डोजेज फॉर्म का, वो आइसोटोनिक होना चाहिए, किसके साथ, ब्लड, प्लाज्मा के साथ और बॉडी फ्लूइड्स के साथ। इससे हमारे अगर इनकी आइसोटोनिसिटी सेम होगी, उसके जो है आइसोटोनिक होंगे इनमें, तो हमारे जो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अवॉइड हो जाएंगे ड्रग की रिगार्डिंग। जो हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रही है हमें, वो सारी उसके कारण क्या अवॉइड हो जाएंगे। इसलिए जो आइसोटोनिसिटी है वो ब्लड और
ब्लड प्लाज्मा और बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग उसको आइसोटोनिक करना चाहिए, आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा एंड बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट है स्टीराइल ग्रेविटी। स्टीराइल ग्रेविटी में हमारे पास आ जाता है, सॉरी, स्टीराइल स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो हमारे इंट्रास्पाइनल इंजेक्शंस हैं उनकी जो ग्रेविटी है वो सेम होनी चाहिए। उनकी जो ग्रेविटी है इंट्रा स्पाइनल जो इंजेक्शंस हैं शुड हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी। उनकी जो ग्रेविटी है वो सेम होनी चाहिए कि दैट ऑफ स्पाइनल, जितनी स्पाइनल फ्लूइड की ग्रेविटी उसके अकॉर्डिंग ही उनकी ग्रेविटी होनी चाहिए, जिसके कारण जो हमारा इंजेक्शन है वो इजीली हम लोग लगा सकते हैं। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो हमारा जो इंजेक्शन है इजीली हम लोग इंजेक्ट कर पाएंगे, इजीली उसका जो इफेक्ट है वो मिलेगा। अगर ग्रेविटी सेम नहीं होगी तो हमारा जो इंजेक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। सेवेंथ है हमारे पास केमिकल प्योरिटी। केमिकल प्योरिटी कि जो हमारे ड्रग्स हैं वो फ्री फ्रॉम केमिकल होनी चाहिए, उसमें जो केमिकल इम्प्योरिटीज है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो वो हमारे जो है बैच को, प्रेपरेशंस को, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इफेक्ट करेंगे। ये था हमारा जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन कि इसके लिए क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। स्टेबिलिटी, फ्री फ्रॉम पायरोजन, फ्री फ्रॉम foreign particles, isotonicity, specific gravity and chemical purity. The next topic is route of administration of parenteral product dosage form. Route of administration आपने कॉलेजी में भी स्टडी किया है, कॉलेजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सेम वही रूट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जो पेरेंटल प्रिपरेशन उसमें हम लोग जो है टॉपिकल रूट भी हमने डिस्कस किए थे कॉलेज में और पेरेंटल रूट भी। इसमें हम लोग सिर्फ ओनली जो पेरेंटल रूट्स हैं उनको ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो पेशेंट्स को मेडिसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। रूट से हमारे फर्स्ट है इंट्राकुटेनियस इंजेक्शन। फर्स्ट है जो हमारा फर्स्ट रूट आ जाता है वो है इंट्राकुटेनियस इंजेक्शन। इंट्राकुटेनियस जो इंजेक्शन है, इंट्राकुटेनियस इंजेक्शंस क्या होते हैं, ये हम लोग डर्मिस और एपिडर्मिस, बिटवीन डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर्स, डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर के बीच में हम लोग ये इंजेक्शन पेशेंट्स को देते हैं। ये हम लोग मेनली के लेफ्ट आर्म पे जो है इंजेक्शंस देंगे। इसमें जो हमारा जो डोज है वो कितनी होंगी, 0.1 से लेकर 0.2 ml तक। से लेकर 0.2 ml तक हम लोग पेशेंट को इसकी डोज जो है वो देंगे। इसको हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, कि जो सेंसिटिविटी है उसको चेक करने के लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग इंट्राकुटेनियस इंजेक्शंस हैं
रूट है, उसको हम लोग यूज करते हैं। सेकंड हमारा है इसमें सबकुटेनियस। जो सबकुटेनियस इंजेक्शन है, सबकुटेनियस इंजेक्शन हम लोग अंडर द स्किन देंगे, अंडर स्किन इनटू द जो सबकुटेनियस टिश्यूज है वहां पर हम लोग इंजेक्शन अप्लाई करेंगे। इसकी जो डोज है 1.0 ml या फिर उससे भी कम हम लोग जो डोज है वो पेशेंट को या उससे कम हम लोग जो पेशेंट को अपर आर्म्स में ये जो डोज है पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मींस IM। इंट्रामस्कुलर के हम लोग ये जो इंजेक्शन है वो मसल टिश्यूज में देते हैं, मस्कुलर जो टिश्यूज है जैसे शोल्डर, थाई, ये हमारे जो सिलेक्टेड मस्कुलर टिश्यूज है, मसल्स हैं, मस्कुलर हमारे टिश्यूज है जहाँ पर हम लोग ये इंजेक्शन पेशेंट्स को अप्लाई करते हैं। इसमें जो हमारे डोज है वो हम लोग 2 ml तक दे सकते हैं, 1 से 2 ml तक पेशेंट को हम लोग डोज दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है IV रूट, इंट्रावीनस। जो इंट्रावीनस रूट है वो आपको पता है कि हमारे जो वेन में हम लोग डायरेक्ट जो इंजेक्शन अप्लाई करते हैं वो उसको हम लोग इंट्रावीनस रूट बोल देते हैं। इसमें हम लोग 1 ml से लेके 500 ml तक जो हम लोग ड्रग है वो पेशेंट को दे सकते हैं। जो इंट्रावीनस रूट है इसमें हम लोग में जो इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं IV रूट से, और जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स है 500 ml की जो जैसे डेक्सट्रोज, रिंगर सॉल्यूशंस है वो भी हम लोग पेशेंट को IV रूट से देते हैं। जो IV रूट से हम लोग ड्रग देंगे वो डायरेक्टली क्या है ब्लड में जाती है, जिससे जो हमारा एक्शन है जो ड्रग का वो क्विकली रिस्पॉन्स करने लग जाती है जो हमारी ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रा आर्टेरियल। जो इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शंस है, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन के सेम IV इंट्रावीनस इंजेक्शन की तरह ही होते हैं। इनको हम लोग यूज करते हैं जो इमीडिएटली इफेक्ट देना है, अगर जो इमीडिएटली इफेक्ट इन द पेरिफेरल एरिया, जो पेरिफेरल एरिया है उनके में अगर हमें उसी टाइम इफेक्ट चाहिए, क्विकली इफेक्ट चाहिए, तो उस टाइम हम लोग जो रूट इंजेक्शंस का वो यूज करते हैं इंट्रा आर्टेरियल। नेक्स्ट है इंट्राकार्डिक। इंट्राकार्डिक जो इंजेक्शंस है रूट है हमारा वो हम लोग हार्ट के मसल्स पे इंजेक्शंस देते हैं। ये हमें इमरजेंसी में इंजेक्शन जो है वो पेशेंट्स को देंगे। नेक्स्ट इंट्राथीकल। इंट्राथीकल हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया देते टाइम, सर्जरी या ऑपरेट करते टाइम जो स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग एनेस्थीसिया लगाएंगे, जो इंजेक्शन लगाएंगे उसको हम लोग बोल देते हैं इंट्राथीकल रूट। नेक्स्ट इंट्रा आर्टिकुलर रूट। ये हमारे लिक्विड लुब्रिकेट होते हैं जिनको हम लोग बोन और जॉइंट्स में देते हैं, जो जॉइंट्स और बोन में हम लोग लगाते हैं। ये हमारा जो लेक्चर है यही फिनिश हो जाता है। इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।